Assalamualaikum to you all. Hope that you all are fine. This is lecture number 6 related to the chemistry of carbohydrates. मोनोसेक्राइड्स की केमिस्ट्री हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने उसके एनोमर्स, एपीमर्स, एनैंशियोमर्स मीन्स कलेक्टिवली अगर हम कहें तो हम उसके आइसोमर्स डिस्कस कर चुके हैं। मोनोसेक्राइड्स के रिएक्शंस देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखा। हमने बहुत से मोनोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर्स भी देखे, एल्डोज और कीटोज को देखा। ठीक है, अब हमने देखनी है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो डाइसेक्राइड्स बन जाते हैं, डाइसेक्राइड्स और फिर कैसे मोनोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स बन जाते हैं, कैसे मोनोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड्स बन जाते हैं। होता ये कि एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ जुड़ता है, और जो जुड़ता है ना, उस बॉन्डिंग को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। द बॉन्ड फॉर्म्स अमंग टू मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज। ठीक है ना। अब वो लिंकेज के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। ये देखें ज़रा, ये है माल्टोज। ठीक है ना। माल्टोज में देखें, ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, मतलब यहाँ पर ओएच था नीचे की तरफ। ठीक है ना। यह है बीटा डी ग्लूकोज। इसमें ये देखो, ये तो कार्बन नंबर 4 से जोड़ रहा है। ये कार्बन नंबर 1 अल्फ़ा डी ग्लूकोज का दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ जोड़ रहा है। देखो, ये रहा इसका कार्बन नंबर 1 2 3 4 के साथ जोड़ रहा है। ठीक है ना। इसका एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का और बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4। इन दोनों के बीच में क्या बन गई? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये पहले था रिड्यूसिंग शुगर, जब तक ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बना हुआ था। ठीक है ना, जब तक यहाँ नीचे OH लगा हुआ था। लेकिन अब इसने दूसरे वाले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लिया, तो अब ये बॉन्डेड है दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ, तो अब हम इसे रिड्यूसिंग शुगर नहीं कह सकते। इट इज़ नो मोर आर रिड्यूसिंग शुगर। ये फ्री नहीं है, अब ये बॉन्डेड है। लेकिन अगर बीटा डी ग्लूकोज की साइड देखी जाए तो इसका कार्बन नंबर 1 फ्री है, तो ये तो अभी भी रिड्यूसिंग है। तो हम कह रहे हैं कि माल्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसका एक जो है बीटा डी ग्लूकोज है वो जो है फ्री होता है रिडक्शन के लिए। रिड्यूसिंग शुगर है। एक साइड जो है वो उसकी रिडक्शन के लिए रेडी होती है, मतलब रिड्यूसिंग शुगर मतलब रिएक्शन के लिए अवेलेबल होती है। ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सी लिंकेज है? अल्फ़ा 1,4 लिंकेज, मतलब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में लिंकेज है। और अल्फ़ा डी ग्लूकोज की लिंकेज तो अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। और ये कौन से ग्लूकोज की? अल्फ़ा डी ग्लूकोज की लिंकेज हो रही है बीटा डी ग्लूकोज के साथ। बीटा क्यों? क्योंकि अल्फ़ा के यहाँ पर OH नीचे था और यहाँ पर बीटा में OH ऊपर की तरफ है। माल्टोज के अंदर हमें क्या चीज़ मेमोराइज करनी कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच में लिंकेज होती है, और उनके बीच में जो लिंकेज होती है वो होती है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। ये हमें याद रखना है फॉर द सेक ऑफ वाइवा, फॉर द सेक ऑफ थ्योरी एग्जाम्स। ठीक है ना। अच्छा, ये स्ट्रक्चर्स मोस्टली नहीं आते, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे पूछ भी लिए जाते हैं, तो आपको बस ये सही से पता होनी चाहिए। एक दफ़ा आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो बस फिर आपको अल्फ़ा 1,4 लिंकेज पता होगी तो आप खुद बना लेंगे स्ट्रक्चर, फिर कोई इतना मसला नहीं है। बीटा और अल्फ़ा का फ़र्क पता होगा तो भी आप ये सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। ठीक है। माल्टोज का स्ट्रक्चर देख लिया, इनके बीच में क्या लिंकेज बनी है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लैक्टोज के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ये भी डाइसेक्राइड है, ये भी हमने डाइसेक्राइड की बात कर ली। ठीक है ना। ये अब हम दूसरे डाइसेक्राइड पर आ गए, लैक्टोज, जो कि कहते हैं मिल्क शुगर होती है। माल्टोज को कहा जाता है फ्रूट शुगर, ये फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। लैक्टोज इज़ अ मिल्क शुगर, ये मिल्क में प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज आपस में लिंक बनाते हैं। बीटा डी गैलेक्टोज का एनोमेरिक कार्बन नंबर 4 ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज के साथ लिंक बनाता है। तो लिंक कौन सा हुआ? बीटा 1,4 लिंकेज, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन बीटा है जो कि लिंक बनाने में हेल्प आउट करे। तो बीटा डी ग्लूकोज, बीटा 1,4 लिंकेज, क्योंकि ये गैलेक्टोज जो है वो बीटा है, क्योंकि इसमें OH ऊपर की तरफ था, वो टूट कर फिर ये यहाँ से लिंकेज हो गई है। ठीक है। अच्छा, ये भी बीटा है क्योंकि इसमें भी OH ऊपर है। इसमें भी लैक्टोज में क्या हो रहा है कि भाई एक तरफ जो है वो अभी भी जो है रिड्यूसिंग शुगर मतलब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और अभी भी वो जो है रिड्यूसिंग साइड के लिए तैयार है, मतलब अभी भी ये फर्दर रिएक्शंस ले सकता है। तो इसलिए हमने कहा लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि उसकी एक साइड अभी भी फ्री है। ठीक है ना। हमने कहा माल्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि अभी उसकी भी एक साइड फ्री है, ये रिएक्शन कर सकती है। ये नहीं कर सकती क्योंकि बॉन्डेड है, ये भी बॉन्डेड है। इसमें लिंकेज देखो बीटा 1,4, इसमें लिंकेज देखो अल्फ़ा 1,4। माल्टोज और लैक्टोज में फ़र्क क्या है कि ये अल्फ़ा 1,4 लिंकेज है, ये बीटा 1,4 लिंकेज है। इसके अंदर 2 ग्लूकोज जो कि अल्फ़ा डी और बीटा डी हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर,
एक बीटा गैलेक्टोज और एक बीटा ग्लूकोज हैं, दोनों बीटा लेकिन गैलेक्टोज और ग्लूकोज। यहाँ पर एक अल्फा और एक बीटा था लेकिन दोनों ग्लूकोज। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सक्रोज के स्ट्रक्चर पे। अच्छा भाई, सक्रोज क्या है? देखो, एक पॉइंट नोट डाउन कर लो कि ऑल डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, मतलब उनकी एक साइड तो फ्री होगी ही होगी रिएक्शंस के लिए, एक्सेप्ट सक्रोज। सक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, उसके अलावा सारे डाइसैकेराइड्स एंड ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ज़रा सक्रोज के स्ट्रक्चर पर आ जाओ तो देख रहे हो कि एक अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज के साथ लिंक में है, और बीच में लिंकेज कौन सी रही? अल्फा 1,2 लिंकेज। हमने पढ़ा है कि फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर होता है? कार्बन नंबर 2 पर, क्योंकि इस पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटो है। तो ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3, ये है कार्बन नंबर 4, ये है कार्बन नंबर 5, ये है कार्बन नंबर 6। तो यहाँ पर क्या है ये? अच्छा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये क्या है? कार्बन नंबर 1। तो यहाँ कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में लिंकेज है, तो हमने कहा, और ये जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज है, मतलब इसमें जो OH था वो नीचे की तरफ था। ठीक है ना, तो अल्फा 1,2 लिंकेज है इनके बीच में। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो एनोमेरिक कार्बन था, मतलब जो फंक्शनल कार्बन था, जो कि कार्बोनाइल कार्बन था, जो कि हमारे पास कार्बन नंबर 5 से जुड़ा था हमारे पास एस्टर लिंकेज के ज़रिए, उसने तो बॉन्ड बना लिया। तो अब यहाँ पर तो कोई एनोमेरिक कार्बन नहीं है जो कि फ्री हो, तो यहाँ पर सक्रोज में कोई रिड्यूसिंग पावर नहीं है। इट इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि यहाँ पर फ्री रिड्यूसिंग साइड है ही नहीं, क्योंकि इसका जो कार्बोनाइल कार्बन है, इसका जो एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री नहीं है, क्योंकि फ्रक्टोज ने अपने कार्बन नंबर 2 जो कि इसका फंक्शनल कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है, उसी के ज़रिए लिंकेज की है ग्लूकोज के साथ, ताकि सक्रोज का स्ट्रक्चर बन सके। इसलिए कहते हैं कि सक्रोज इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसके अंदर फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है, ना इधर है, क्योंकि भाई यहाँ कार्बन नंबर 1 है ना एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोज के अंदर, और ये तो लिंकिंग में इन्वॉल्व है, और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक कार्बन है, वो भी लिंकिंग में इन्वॉल्व है, तो कहीं और एनोमेरिक कार्बन नहीं है, फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर रिडक्शन नहीं हो सकती। इट्स नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पर एक एनोमेरिक कार्बन फ्री था, जिसके भी आप हमने कहा कि इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। लिख भी देती हूँ मैं, रिड्यूसिंग शुगर है ये। ठीक है ना, रिड्यूसिंग शुगर, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। बट सक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि सक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर अमंग्स द डाइसैकेराइड। बाकी जितने भी डाइसैकेराइड हैं उनके अंदर रिड्यूसिंग पावर होती है, और बाकी सब डाइसैकेराइड जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ये वाली चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो अपने पास फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग।